नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर लोकसभा चुनाव के प्रचार से जुड़ी है। सीएम नायब सिंह सैनी खुद चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। और दूसरी खबर आपको बताते चले कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें काफी लुभावने वादे भी किए गए हैं। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक निजी बस चालक की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। तो चौथी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने नशे पर नकेल कसते हुए 2 महिला तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर दिन की 4 बड़ी खबरें हैं, जहां पर चुनाव प्रचार में सीएम जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और तीसरी जो खबर है वो बस चालक की लापरवाही से एक की जान चली गई है। नशा तस्करों पर पुलिस ने नकेल भी कसी है। ये 4 बड़ी खबरें दिन की, जहां पर आपको बताते चले कि पहली खबर चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई है, दूसरी खबर जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, और तीसरी खबर बस चालक की लापरवाही ने जान ले ली है, और चौथी खबर नशा तस्करों पर पुलिस ने नकेल कसी है। तो रुक करते हैं पहली खबर का। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सीएम सैनी चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और आज सीएम नायब सिंह सैनी ने रतिया में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है। सीएम सैनी ने आपको बताते चले कि फतेहाबाद के रतिया के अनाज मंडी में रैली की, और एक तरफ जहां पर अपनी सरकार के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला में भी बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने आपको बताते चले कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को जमकर घेरा भी है और हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर निशाना भी साधा। आपको बताते चले कि सीएम जो है वो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी पहली बार फतेहाबाद जिले में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को विकसित बनाना भारत का लक्ष्य है, इसलिए प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को जिताने का काम करना है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही आपको बताते चले कि काफी लोग यहां पर मौजूद रहे, और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगे गए हैं। और साथ ही रणदीप सुरजेवाले को के बयान पर भी तीखा हमला बोला है। अपना घर है, आज अंबाला के कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं। जो स्नेह, जो प्यार कार्यकर्ताओं का मिला है और जो जोश देखने को मिल रहा है, सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ के इस बात को सुनिश्चित किया है कि 25 मई को जब वोट होगा तो सबसे ज्यादा वोट वो कमल के फूल को डलेंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रतिया से जुड़ चुके हैं अशोक ग्रोवर। आपसे जानना चाहेंगे कि अशोक तंवर के पक्ष में सीएम नायब सिंह सैनी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है आने वाले चुनाव पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अशोक तंवर ने पिछले 3-4 दिन में रतिया एरिया में जो प्रचार किया था जी, उस दौरान किसानों ने उनका विरोध भी किया था कई जगह पर, और जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद इस एरिया में कमान संभाली थी जी। और आज एक धुआंधार जनसभा की है जिसमें भारी भीड़ जुटी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये आप कमल के फूल पर आपने मोहर लगानी है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि जो भारत का 2047 का विकसित भारत बनाने का सपना है वो साकार हो सके जी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला, अन्य दलों पर भी काफी हमला बोला। जी जी, अशोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो सीएम है वो लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने रणदीप सुरजेवाले के बयान पर भी कटाक्ष किया है, और उन्होंने कहा कि जो इसका महिलाएं जो हैं वो अब वोट पर बताएंगी, तो क्या इसका असर पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव पर? उन्होंने कहा कि महिलाओं का कांग्रेस जो है वो मान सम्मान नहीं करती, इसके लिए ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं द्वारा दी जा रही है।
और उनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में महिलाएं वोट की चोट पर वोट डालकर कांग्रेस के खिलाफ उनको सबक सिखाने का काम करेंगी। वहीं उन्होंने ये भी दावा की कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा की जो भाजपा जीतेगी। जी अशोक ग्रोवर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आंदोलन की, तो लगातार आज भी सुबह देखने को मिला कि जैसे ही वो पहुंचने वाले थे रतिया, उसी के पहले ही किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया, तो उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? पहुंचे उससे पहले ही आंदोलन शुरू किया, जिसको लेकर पुलिस ने 200 किसानों को गिरफ्तार किया है। ये अलग अलग 2 किसानों के गुट थे, जिनको बिठाकर पुलिस 3-4 बसों में बिठाकर पुलिस थाने ले गई और उनको रैली तक वहीं बिठाए रखा। हालांकि किसानों में इस बात को लेकर रोष है कि आज मुख्यमंत्री को हमने अपनी बात रखनी थी, उनके सामने सवाल करने थे, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, मगर पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार किया है और इसका वो लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। जी आपसे अशोक ग्रोवर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी जो है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, तो जैसा कि अभी आज हमें देखने को मिला सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लगातार हमला बोला है और रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है वो हर कोई इसका इस्तेमाल करेगा, तो अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो इस पर क्या असर पड़ने वाला है इस बयान पर, क्योंकि लगातार विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है? महिलाओं में इस बात को लेकर रोष है, रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है। उसके अलावा जो अभी मुख्यमंत्री से हमने सवाल भी किया था कि भाजपा ने 10 की 10 लोकसभा जो सीटें उसमें कैंडिडेट अपने उतार दिए हैं, प्रचार प्रसार शुरू हो रहा है, मगर दूसरी पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी अभी तक अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा, तो उन्होंने इसके ऊपर सीएम ने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि वह तो अभी अपने मैनिफेस्टो में ही उलझे हुए हैं, अभी पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सभी के डर में एक बौखलाहट है भी, या कौन चुनाव लड़ेगा, एक दूसरे को कह रहे हैं तू लड़ चुनाव तू लड़। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने काफी कटाक्ष किया विपक्ष पर। जी अगर आज की बात की जाए सीएम की, तो सीएम नायब सैनी ने यह भी कहा है कि 14 फसलों पर भरपाई योजना में एमएसपी दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने एमएसपी का विरोध किया हुआ था, तो उसको लेकर क्या है? लोगों ने एमएसपी को लेकर दुष्प्रचार किया हुआ है, कांग्रेस ने, ऐसा बयान सीएम ने दिया हुआ है। देखिए, सीएम ने बयान दिया है कि जो एमएसपी है उसको लेकर जो भाजपा है वो सबसे ज्यादा फसलों के ऊपर एमएसपी दे रही है, जबकि पिछले तुलना में देखे जाए कांग्रेस ने इतना कुछ भी किसानों के लिए नहीं किया जो भाजपा सरकार कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री से अन्य कई सवाल किए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने उनके पूर्ण जवाब दिए और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। आज की जो ये जनसभा थी, उम्मीद से ज्यादा इसमें भीड़ देखने को मिली थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी काफी गदागद नजर आ रहे थे। जी अगर बात की जाए अशोक जी कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो उसको लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, तो वहीं अगर बात की जाए नायब सिंह सैनी की, तो उन्होंने 2047 की बात की है, तो क्या 2047 उनके संकल्प पत्र में देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र जो होगा वो देखने योग्य होगा, क्योंकि हर उसमें वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे ज्यादा उसमें 2047 जो विकसित भारत का है उसका भी जिक्र वहां पे है, और इसको लेकर अन्य कई उन्होंने बातें रखी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 48 पेज के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया कि केंद्र में अगर उनकी सरकार आती है तो मजदूरी को 400 रुपए प्रतिदिन कर दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एमएसपी को कानून बनाया जाएगा और साथ ही जाति जनगणना भी की जाएगी। और इसी के साथ आपको बताते चले कि कई वादे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय राजनीति में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और मैं इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूं। यह घोषणा पत्र न सिर्फ एक वादा है बल्कि एक संकल्प है जो देश को हर कोने में विकास और समृद्धि की नई आशा जगाता है। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस ने
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में 5 न्याय का जिक्र किया है, जिसमें से आपको बताते चले कि 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत में जिन 5 गारंटियों की बात की है, उसमें से 30 लाख सरकारी नौकरी देने का, युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में के तहत में 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत में जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। किसान न्याय के तहत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार भी देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया। नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत में गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति साल देने के समेत कई वादे भी किए गए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वही घोषणा पत्र है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी देने का वादा कांग्रेस ने किया है। साथ ही आपको बताते चले, इसमें से 5 न्याय की अगर बात की जाए तो हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और साथ ही श्रमिक न्याय और युवा न्याय की बात कही गई है। अगर युवा की बात की जाए तो युवा न्याय के तहत में 5 गारंटियों की बात की गई है। 30 लाख सरकारी नौकरी देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत में 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया। और पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत में जाति जनगणना कराने, आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने की भी गारंटी दी है। किसान न्याय के तहत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया है, कर्ज माफी आयोग के गठन और जीएसटी मुक्त खेती को करने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत में मजदूरों को स्वास्थ्य और अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने की शहरी रोजगार गारंटी का भी वादा किया गया। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें से 48 पेज के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में केंद्र के में अगर उनकी सरकार आती है तो मजदूरी को 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें से 5 न्याय और 25 गारंटी देने की बात कही गई, जिसमें से 400 रुपए न्यूनतम प्रतिदिन आय की बात की गई है, गरीब परिवार को, महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, एमएसपी को कानून बनाया जाएगा, मजदूरों को 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा और साथ ही 30 लाख नौकरी देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया, उसमें से 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है, तो कितना ये सफल हो पाएगा? देखिए, अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस ने अगर घोषणा पत्र का अगर हम अध्ययन करें तो करीबन 44 पेज के आसपास का ये जो है वो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया गया और इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस उन सभी तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं जन विरोध का एक बड़ा कारण बने थे। सबसे पहले अगर बात करें किसान कर्ज माफी की बात की गई है, दूसरा किसानों को स्वामीनाथन आयोग की जो है वो सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात की गई है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर भी देश में बहुत विरोध हुआ था, कई जगह 2003 से कुछ युवाओं की मौत भी हुई थी, तो उसको लेकर भी जो कहीं ना कहीं विरोध हुआ था और देश में जो खाली पड़े 30 लाख के आसपास पद उनको भर्ती करने, उनमें नई भर्तियां करने की बात की है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो जन आंदोलन जिन मुद्दों के ऊपर बना था उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं छूने की कोशिश की है। देश में किसान कर्ज माफी की बात करती है, कहते हैं कि सरकार कॉर्पोरेट
का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज जो माफ नहीं किया तो बीजेपी ने कांग्रेस ने इसको भी अपने मैनिफेस्टो में जो शामिल किया। वही आपको पता हो कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर हरियाणा में जो सोनीपत में 1 साल तक किसान धरने पर तीन जो कृषि कानून थे उनके खिलाफ बैठे रहे थे, तब भी जब आंदोलन खत्म हुआ था तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात हुई थी, कमेटी बनी थी, लेकिन अब तक वो सिरे नहीं चढ़ पाई है। अभी करीबन 1.5 महीने पहले भी जो है आंदोलन शुरू हुआ था और अभी भी जो हरियाणा में खनौरी बॉर्डर की बात करें या फिर अम्बाला के पास शंभू बॉर्डर बैरियर की बात करें तो इसके ऊपर अभी भी जो है वो किसान जो आंदोलन रत है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे देश के अंदर 18 करोड़ के आसपास जो किसान बताए जा रहे हैं उनको बीजेपी ने कहीं ना कहीं साधने का कोशिश किया। वहीं अगर हम देश की आबादी की बात करें तो करीबन 17 से 18% की आबादी जो है वो 25 साल से नीचे की, तो इनको कहीं ना कहीं अग्निवीर जो ये योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी जिसके तहत 4 साल तक जो वो सेना में रहेंगे, तो इन सभी योजनाओं का विरोध हुआ था और उसी की तरीके से जो है वो उन्हीं को शामिल किया। दूसरा, एक देश में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब्स हैं उनका ज्यादा जो चलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको भी खत्म करने का जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया। साथ ही केंद्र की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की है। ये कहीं ना कहीं उस बात का जवाब माना जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो एक महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित करने का लोकसभा में कानून, लोकसभा और विधानसभा में जो कानून पास किया गया जो 2029 से लागू होना था, उसका कहीं ना कहीं जवाब जो माना जा सकता है। तो कांग्रेस ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलताओं को न्यूट्रल करने के साथ उन सभी मुद्दों को उठाया जो कहीं ना कहीं जनहित में है। वहीं अगर हम बाकी बात करें स्टार्टअप को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कुछ करते हैं, तो इस बार भी जो कांग्रेस है उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का एक जो फंड बनाने की जो घोषणा की है। और अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी सौदे हुए जिनमें संदिग्ध सौदे राफेल को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा शोर जो है उस वक्त मचाया था, करीबन 650 करोड़ रुपए के हिसाब से पर जो विमान है राफेल वो खरीदने की एक डील यूपीए 2 के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में लगी थी। लेकिन जब ये जहाज खरीदी गए तो जो विपक्षकारों पे करीबन ये 1500 से 1600 करोड़ रुपए के बीच में खरीदा गया, तो इसमें भी काफी घोटाला है। इसके अलावा जितने भी जो बड़े घोटाले कांग्रेस ने एक तरह से उठाए हैं उन सभी की निष्पक्ष जांच की मांग की। एक दूसरा, युवाओं के लिए इस टेक्नोलॉजी के जमाने में पेपर लीक की बड़ी समस्या होगी, तो इसका जो केसेस चलेंगे उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है। जीएसटी कानून से भले ही आज जो मोदी सरकार है वो सालाना करीबन 24 लाख करोड़ यानी कि हर महीने 2 लाख करोड़ के औसत पूरे देश से जो है कलेक्शन इकट्ठा कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो है 4 से 5 कैटेगरी जो है वो अलग अलग बनाई गई है। लेकिन जब यूपीए सरकार में जीएसटी काउंसिल बनाने की बात माफ कीजिएगा जीएसटी कानून लागू करने की बात की गई थी, उसमें 3 कैटेगरी का जिक्र किया गया था और बाकी जो कैटेगरियां थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, तो इसका भी पुनर्गठन करने की उन्होंने बात की है। और उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार जब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जीएसटी काउंसिल का पुनर्गठन किया जाएगा और जो 3 स्लैब कांग्रेस के वक्त की थी वो कहीं ना कहीं उनको भी रिस्टोर करने की वो कोशिश करेगी। जाति जनगणना का एक वादा किया है, क्योंकि अगर बात करें तो बिहार में जाति जनगणना को लेकर जो एक नीतीश कुमार ने जो शिगुफा चला था वो अब पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से वर्तमान में पीछे जो है वो हटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक एज लेने के नजरिए से कांग्रेस ने जो है वो जातिगत जनगणना की जो है वो शुरुआत की है। और अगर हम बाकी कुछ मुद्दों की बात करें तो गरीबों को गरीब परिवारों को हर साल जो है वो 1 लाख रुपए जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। और एक जो सबसे अहम जो बात इन दिनों ईडी की कार्रवाई को चल रहा है उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर ये कितना कारगर साबित होगा। तो बढ़ते हैं आगे तीसरी खबर की तरफ, जहां पर खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद के मोहना गांव में एक प्राइवेट बस ने 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले कि 3 साल की बच्ची अपनी मां के साथ में रोड के पास खड़ी हुई थी, तभी एक प्राइवेट बस चालक ने रॉन्ग साइड बस को ले जाकर बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आपको बताते चले कि थाना छायसा एसएचओ ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही ने बच्ची की जान ले ली है। ड्राइवर और बस को काबू कर लिया गया है और कानूनी दायरे में रहकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी।
अपनी मम्मी के साथ यहाँ रोड के पास खड़ी थी और बस वाले ने मोहना की तरफ से आ रही थी 8:30 बजे और लगभग 8:35 पे यहाँ रॉन्ग साइड में लेके, आप दिखा सको, रॉन्ग साइड में लेके ड्राइवर की लापरवाही के कारण कुचल दिया एकदम। अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखो जी, पुलिस के ऊपर ये क्या कार्रवाई करती है प्रशासन। लगभग कितनी उम्र थी बच्ची की? 3 साल उम्र थी। कितने बच्चे और थे आपकी बहन का? 2 बच्चे और जी, पिता नहीं था। 8:30 बजे की लगभग की बात है। मोहना से एक प्राइवेट गाड़ी आ रही थी, उससे एक नाबालिग बच्ची का जो है ना एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसकी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग और कार्रवाई की जा रही है। लगभग कार्रवाई करेंगे। बच्ची की लगभग कितनी उम्र है जी? बच्ची की 3 साल के लगभग उम्र। आपको पता चले कि फरीदाबाद के मोहना गांव में एक प्राइवेट बस ने 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल ये पूरा मामला फरीदाबाद से है, जहां पर 3 साल की बच्ची अपनी मां के साथ सड़क को पार कर रही थी। पास में वहां खड़ी हुई थी, तभी एक प्राइवेट बस चालक ने रॉन्ग साइड बस को लेकर जाकर बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं थाना छायसा एसएचओ ने भी बताया कि ड्राइवर की लापरवाही ने बच्ची की जान ले ली है। ड्राइवर और बस को काबू कर लिया गया और कानूनी दायरे में रहकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। पूरा मामला फरीदाबाद से है, जहां पर 3 साल की बच्ची अपनी मां के साथ सड़क के पास खड़ी थी तो अचानक से रॉन्ग साइड से आई बस ने बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि फरीदाबाद से 3 साल की बच्ची को बस ने कुचल दिया। चालक की लापरवाही से ये मौत हुई है। दरअसल मां के साथ सड़क पर खड़ी थी बच्ची और अचानक से रॉन्ग साइड से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई है। वहीं चालक की लापरवाही से ये मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि फरीदाबाद के मोहना गांव में एक प्राइवेट बस ने 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। 3 साल की बच्ची अपनी मां के साथ में सड़क पर खड़ी थी, तभी एक प्राइवेट बस चालक ने रॉन्ग साइड बस को लेकर जा रहा था और बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं थाना छायसा एसएचओ ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही ने बच्ची की जान ले ली है। ड्राइवर और बस को भी काबू कर लिया गया है और कानूनी दायरे में रहकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पंचाल जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सड़क पर आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है, तो ये ताजा मामला 3 साल की बच्ची की मौत का है, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? अंकिता, देखिए आपको बता दें, फरीदाबाद के मोहना गांव का जो है ये मामला है, क्योंकि जो है मोहना गांव भी एक जो है छोटा बस अड्डा है। जिस तरीके से देखा जाए तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद से तमाम बसें जो है वो जो मोहना के लिए जाती है, क्योंकि मोहना एक बड़ा गांव और कस्बा है, तो वहां पर जो है बसें आती जाती रहती हैं। वहां की बात की जाए तो जिस तरीके से प्राइवेट बस की जो है एक बड़ी यहाँ पर लापरवाही जरूर देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद में पहले ही जो है प्राइवेट बसों का बोलबाला है और सब कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो ज्यादातर जो बसें हैं वो बगैर परमिट के यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जो है मोहना गांव में भी जो है प्राइवेट बस जिस तरीके से लगातार यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बच्ची ने जो है अपनी जो है वो कहीं ना कहीं बस की लापरवाही से चलते जो है 3 साल की बच्ची ने जो है अपनी जो है जान दे दी। तो इसको लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो जो बस ड्राइवर की जो है वो अंकिता बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले तो प्राइवेट बस है, आखिरकार अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि उस बस के पास जो है परमिट है या नहीं है। उसके दूसरे कारण भी यही है कि जिस तरीके से देखा जाए तो अंकिता की जो बस है प्राइवेट वो रॉन्ग साइड जो है रॉन्ग साइड चल रही थी, क्योंकि मोहना से बल्लभगढ़ के लिए आ रही थी और रॉन्ग साइड पर की तरफ से जो है वो बसें आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो माँ बेटी जो है वो रोड के किनारे जो है वो खड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बस की लापरवाही के चलते जो है वो जो है बच्ची में जा टक्कर मारी और जो है टक्कर लगने के कारण जो है वो बच्ची जो है बस के नीचे आ गई और जो है मौके पर ही मौत हो गई। अंकिता जी,
मोनू पंचाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको पता चले कि खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि जिनके कब्जे से 20 किलो डोडा पोस्ता बरामद किया गया। महिला आरोपियों के विरुद्ध थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया और आरोपी महिलाओं को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। के नेतृत्व में लेडी कांस्टेबल सहित सूचना प्राप्त होने पर टीम तैयार की गई कि मंजू व मुस्कान जो शाहबाद की रहने वाली हैं और दिल्ली से चूरा पोस्ट लेकर आएंगी, जिस संबंध में उनकी गाड़ी का नंबर भी गुप्त सूचना में प्राप्त हो गया था, जो चिड़ियाघर पीपली के पास नाकाबंदी की गई और उन लेडीज को कार सहित रोका गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद खुन्नर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड भी ली गई है। पूरा मामला कुरुक्षेत्र से, जहां पर नशे पर पुलिस जरादार नकेल भी कस रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जो क्योंकि पंजाब की सीमा लगती है और इधर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो ऐसे में यहाँ पर नशा तस्करी का काम काफी बढ़ गया है और इसमें महिलाएं भी शामिल होने लगी है। इससे पहले भी कुछ महिलाएं अरेस्ट की गई है और उनसे काफी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। अभी कल ही जो 2 महिलाएं जो एंटी नारकोटिक सेल के पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और इसे चूरा पोस्ट बरामद किया है और इनसे एक कार भी बरामद की है, जिसमें ये इधर से उधर जो नशे के आदि लोगों को सप्लाई करती थी और पुलिस ने इनको 3 दिन के रिमांड पर इसलिए लिया है कि इससे पता लग सके कि ये जो नशे की सप्लाई कहाँ से हो रही थी और कहाँ कहाँ की जा रही है, क्योंकि इसमें नेटवर्क का पता लगाना जरूरी है। जी विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।